बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान और आप देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस को। पाकिस्तान नेवी की तारीख के हवाले से ये हमारा दूसरा प्रोग्राम है। पहले प्रोग्राम में हमने देखा कि 1947 से 65 वॉर तक नेवी किस तरीके से डेवलप की, और हमने ये देखा कि 3,000 ऑफिसर्स और सेलर्स थे जो पाकिस्तान के हिस्से में आए, जिन्होंने पाकिस्तान माइग्रेट किया। हथियार शिप्स हमारे पास ना होने के बराबर थे। हमारे पास इंजीनियर्स इलेक्ट्रिकल और इसी तरह दूसरे फील्ड्स के एक भी नहीं मौजूद था, और एक बहुत ही ज्यादा वीकनेस की हालत थी। और फिर हमारी नेवी ने, जो कि इसका एक तो इम्तियाज रोजे अव्वल से रहा है, कि जीरो से स्टार्ट करते हुए 65 तक हम उस मकाम पे आ गए कि द्वारका की बमबारी हमने की, और दुश्मन भी हैरान हो गया कि वो नेवी जो आज से 10 साल पहले ब्राउन वाटर नेवी थी, जिसके पास अपने अफसरों को ट्रेन करने के लिए जहाज नहीं थे, लेकिन उसने अपनी अज़्मो हिम्मत का ऐसा मुजाहरा किया कि दुश्मन भी हैरान हो गया। और यकीनन द्वारका का जो हमला था, जो पाकिस्तान नेवी का ऑपरेशन था, वो सुनहरे लफ्जों से आज नहीं बल्कि हमेशा लिखा जाएगा। और मैं फिर एक दफा कहता चलूं सर, शायद मेरे लफ्ज सख्त हों, आपसे पहले मैं माजरत हूँ करता हूँ कि पाकिस्तान नेवी सर पाकिस्तान की वो फोर्स है जिसने हमेशा अपनी कैपेबिलिटी से मुराद हथियार और आपके पास जो वेपन्स है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, और अपनी कैपेसिटी से कई गुना बढ़ के पाकिस्तानी कौम को रिजल्ट्स दिए। और पाकिस्तानी कौम आज भी मशहूर है इस नेवी की, कि ये वो नेवी है कि दिफा तो कर ही रही है, वहां पे एजुकेट भी कर रही है। मैं खुद एक यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हूँ जहाँ पे का वाइस चांसलर पाकिस्तान नेवी का ऑफिसर है, जो रिटायरमेंट के बाद भी मैरी टाइम अफेयर्स के हवाले से उसने स्पेशल एक थिंक टैंक खोला है और एजुकेट कर रहा है। और मैं सर के साथ भी कहूंगा, मुंह के ऊपर तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैंने सर को भी देखा कि रिटायरमेंट के 20-25 सालों के बाद भी आज भी उनकी तबीयत वही है कि जहां पे मौका मिलता है तो हमें एजुकेट करते हैं कि किस तरीके से मैरीटाइम अफेयर्स चल रहे हैं और किस कदर वो किसी भी कौम के लिए अहमियत रखते हैं। तो सर, वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट। सर, पहला सवाल मेरा आप बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि 65 की वॉर हो गई, बेसिकली स्टेलमेट था ये। इंडिया हमसे कई गुना बड़ा था, नेवल पावर के अंदर भी, एयर पावर के अंदर भी, मिलिट्री पावर के अंदर भी, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव्स नहीं हासिल कर सका जिसके लिए उन्होंने ये जंग शुरू की। सर, 65 की वॉर के बाद, क्योंकि ये पहला टकराव था जिसके अंदर पाकिस्तान नेवी भी शरीक हुई थी, सर 65 की वॉर से क्या अखज किया नेवी ने, और 65 से 71 के दरमियान क्या डेवलपमेंट्स थी और क्या डॉक्ट्राइंस थी, क्या हमारा थॉट प्रोसेस था कि हमने दिफा को कैसा पाकिस्तान नेवी की उस जमाने की क्यादत ने देखा, और उस हिसाब से 71 के लिए हमने तैयारी शुरू की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया बिलाल। 65 और 71 वॉर 6 साल का अरसा है बीच में। और इस 6 साल के अरसे में जो अगर आप सही मानों में ब्लड बजट का एलोकेशन देखें, तीनों सर्विसेज को जो मिलते हैं, वैसे ही आपके पास इसकी बजट की कमी थी। लेकिन उसको जब आप 3 हिस्सों में डिवाइड करते थे, तो पाकिस्तान नेवी के हिस्से में बहुत ही मामूली रकम आती थी। और विद रिजल्ट कि बिकॉज एयर पार की रिक्वायरमेंट आती है फॉर सपोर्टिंग लैंड ऑपरेशंस, लेकिन एयर पार की रिक्वायरमेंट आती है सपोर्टिंग सी ऑपरेशंस, तो इसलिए एयर पार को भी फोकियत हासिल थी। और नेचुरली जो कॉन्सेप्ट रहा वो ये कि 65 वॉर में जब स्टेलमेट हुई, तो ये बात मजीद उसको इस्तेहकाम मिला कि the battle for Pakistan will be fought on the lands of पंजाब। यहाँ यहीं पर जंग होगी और यहीं सी को स्टन करना है। तो जहाँ तक सी साइड का सवाल था, सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन, चूंकि अगेन जो स्ट्रेटजी का सवाल था या कॉन्सेप्ट था, ये ख्याल था कि दिस विल बी अ शॉर्ट वॉर, शॉर्ट ड्यूरेशन वॉर, जिसमें द वॉर विल बी फॉट ऑन स्टॉक पाइल। मतलब ये कि आप हर चीज का जखीरा कर लेंगे,
एम्यूनिशन का भी, और खास तौर पर तेल का, क्यों जो मशरक़ वस्ता से जो तेल आता है आपके पास, उसकी बिना पर रिफाइनरी चलती हैं, और उसके बिना पर आपके तमाम बाकी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होती हैं, जो कि एयर कम्युनिकेशन, ट्रेन की आमद रफ्त, और रोड पर, और सी हवाई जहाज़ों को और टैंकों को भी यही चीज़ दिया। तो इसलिए ये तयन किया कि रिफाइनरीज में टैंक्स बना लिए जाएं, और इसको स्टॉक पाइल किया जाए, ताकि शॉर्ट वॉर होगी, स्ट्रेटजी वाज शॉर्ट वॉर, और इसलिए उसके लिए हम ये स्टॉक पाइल पे लड़ाई करेंगे। तो हालांकि ये एक बहुत ही, इसमें बहुत बड़ा फ्लॉ था, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि एक दफ़ा जंग शुरू हो जाती है तो उसकी एस्केलेशन और ड्यूरेशन और ये सारी चीज़ें वो किसी के कंट्रोल में नहीं होती है, वो बढ़ती रहती है, और कभी भी आप ये वसूख से नहीं कह सकते कि ये 10 दिन की वॉर होगी, ये 15 दिन की वॉर होगी। लेकिन जो स्ट्रेटजी थी गवर्नमेंट की और फौज की कि 15 से 3 हफ्ते की जो वॉर है उसके अंदर फैसला हो जाएगा, और विद रिजल्ट इससे ज़्यादा आपकी इकोनॉमी जो है इसको सस्टेन ही नहीं कर सकती, वगैरह वगैरह बहुत सारे अवामिल को उन्होंने ला के यकजा कर दिया कि 15 दिन से 20 दिन की वॉर होगी, और उसमें नेवी का कोई रोल नहीं होगा, इन द सेंस कि हमें कम्युनिकेशन, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन की खुले रखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि सीवर डिफेंस आप अपना तैयार करें, ताकि अगर एम्फीबियस लैंडिंग वहां से हो या कराची पर हमला हो तो उसको आप हैंडल कर सकें, बट दैट वाज रिस्ट्रिक्टेड, इससे ज़्यादा नहीं थी। तो हम इसी के ऊपर इंतजार करते हुए ये 6 साल गुजरे, नेवी के पास कोई खास खातिर खा एडिशन नेवी सिवाय, जैसे कि मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था, सबमरीन आई आगे, बस फ्रेंच डेफनी क्लास सबमरीन आ गई, और जो सरफेस आपकी जो फ्लीट थी उसमें कोई खातर खा इजाफा नहीं हुआ, और वो उन्हीं पुराने जहाज़ों के जरिए आप 71 वॉर में उतरे। एक चीज़ कहना ज़रूरी समझता हूँ कि 71 वॉर शुरू होने से पहले जो ज़रा तारीख पर नज़र डालिए तो इंदिरा गांधी ने बहुत एक ज़बरदस्त टूर किया था इंटरनेशनल एरेना में, मुख्तलिफ ममालिक को जाके, और उनको उनके ख्यालात को आपको अपने मर्जी के मुताबिक उनको फीड किया था। विद रिजल्ट वाज कि पाकिस्तान नेवी को रशिया से ओसा क्लास मिसाइल बोट मिल रही थी। हमारे ऑफिसर्स ट्रेनिंग के लिए गए थे, उन्होंने रशियन सीखा भी था, और सारा कुछ था कि 6 बोटें आपको मिलेंगी। लेकिन उस टूर के बाद वो प्रोग्राम इस तरीके से पलटा कि वो बोटें जो हमें मिलने वाली थी वो इंडिया को मिल गई। विद रिजल्ट वाज कि 71 वॉर में उन्हीं बोटों ने आपके खिलाफ कार्रवाई की, और आपके मिसाइल्स जो अटैक हुए कराची हार्बर पे, और जो आपके जहाज डूबे वो उन्हीं बोटों के हुआ। तो ये पीरियड था 71 वॉर का, जो कि 71 वॉर तक हमने किया, और उस पे जो हमारी मेन परफॉर्मेंस थी वो नेचुरली सबमरीन्स की थी। हंगोर ने उनका एंटी सबमरीन फ्रिगेट बोया, और उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान में भी जब आप ऑपरेट कर रहे थे तो जो आपके पास जो गन बोटें और जो चीज़ें थी उसको इस्तेमाल करते हुए हमने काफ़ी नुकसान पहुंचाया। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जैसोर के करीब एक ऑपरेशन के बाद हमने उनकी बोटें डुबोई, और चंद एक उनके प्रिजनर वॉर भी लिए, जो कि जब आपने 71 में सरेंडर किया तो वो प्रिजनर वॉर जो थे वो वापस चले गए। तो आपके नैरेटिव को देखते हुए ये छोटी सी फोर्स, लेकिन हमने जितनी भी सलाहियत थी उसको बरूए का लाते हुए दुश्मन को कारी जरब लगाई, और जहां तक नुकसान पहुंचा सकते थे वो हमने पहुंचाया। लेकिन जो डिफरेंस था वो बड़ा साफ जाहिर था कि हम लोग जो थे वो गन्स को इस्तेमाल कर रहे थे, वो उनके पास मिसाइल्स आ गए थे। तो नेचुरली जो जो डिफरेंस था गन रेंज और मिसाइल रेंज का, उसका एडवांटेज उनको था, और उसकी वजह से हमें पाकिस्तान नेवी को भी नुकसान उठाना पड़ा। सर यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी उस जमाने की मैं जाऊंगा, खासतौर पे 71 को जब आप सामने रखते हैं कि इंदिरा गांधी, अभी आपने बताया कि वो
दौरे कर रही है, अपना नैरेटिव दे रही है। अच्छा, इंडिया जो है वो नॉन अलाइंड है और हम खुल्लम खुल्ला जो है अमेरिकन कैंप के अंदर हैं। और जो मैंने पढ़ा अभी भी अखबारों में आता है कि हमसे कहा गया जब जंग हो रही थी कि कोई अमेरिका का फ्लीट आ रहा है पाकिस्तान की मदद के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जबकि रशिया के साथ इंदिरा गांधी ने एक मुआहदा कर लिया म्यूचुअल डिफेंस का, और हमने देखा कि रशिया वहां पे खड़ा रहा, ना हमारी मदद हुई, ना कोई हमारी मदद के लिए आया। जबकि वो जो अपने आप को नॉन अलाइंड कह रहा था, 65 के बाद भी उसकी अमेरिका ने मदद की, रशिया तो मदद कर ही रहा था। और 71 के बाद भी हमने देखा कि उसी तरीके से हमारे ताल्लुका। तो सर, क्या खराबी थी हमें, आपके ख्याल में कहाँ पे हमारी असेसमेंट खराब थी, हमारी डिप्लोमेसी के अंदर ये कमी आई कि इंडिया तो फायदे नॉन अलाइन रहते हुए भी हर जगह से फायदे उठा गया, और हम अलाइन रहते हुए भी हमें नुकसान उठाना पड़ा। सेकेंडली सर, 71 की इस जंग के बाद आप क्या कमेंट करते हैं कि जब हमारा कोई अलाई हमारी उस तरीके से मदद के लिए नहीं आया, ना चाइना ना यूएस, तो हमारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर और हमारी जो सोच थी उसके ऊपर सर इस वॉर के क्या असरात? आप ये इसका सवाल में थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा। 65 वॉर में इंडोनेशिया वाज वेरी मच सपोर्टिंग अस, और उन्होंने अपने सबमरीन भेजी, और अपने नेवल एसेट्स भेजे जो आपके पास रहे। लेकिन जब तक वो आपके पास आते और आप उस वक्त तक वो वॉर जो थी वो सीज फायर हो चुका था। बट नेवरदलेस इस चीज को एक्नॉलेज करना चाहिए कि इंडोनेशियन गवर्नमेंट एट दैट टाइम सुहार्तो साहब की थी, स्वीकारनो साहब की थी, और उन्होंने आपको नेवल एसेट्स भेजे ताकि आप उनको इस्तेमाल कर सकें। हमारे पास रहे, काफी अरसे तक रहे। उसके बाद फिर उनको हमने खुदाफिज कहा और वो चले गए। 71 वॉर में आपने जो जिक्र किया, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि हमारे पास जो ईस्ट पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्राइसिस डेवलप हो रही थी, और जो इमेज बाहर निकल के आ रहा था, और जिस अंदाज से इंदिरा गांधी ने उसको प्रोजेक्ट किया, वो बहुत ही नेगेटिव था। द रिजल्ट वाज कि आपके साथ आपके अपने दोस्त भी बड़े मोहतात अंदाज में चल रहे थे। लेकिन उसके बावजूद ये बात कहना होगा कि सऊदी अरेबिया ने दो दो अदर टॉर्पीडो बोट्स भेजी थी आपके लिए। अगेन वो भी जब उस वक्त आई थी वो ऑलरेडी सीज फायर हो चुका था, लेकिन दे स्टेड विद अस फॉर सम टाइम, और उनको हमने इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से आपको एक दोस्ती का तासुर मिलता है। लेकिन इन द रियल सेंस कोई ऐसे नेवल एसेट्स आपके डिस्पोजल पर नहीं आए जिसको आप इस्तेमाल जंग के दौरान इस्तेमाल करते, कि उनकी तरफ से ये जेस्चर जरूर मौजूद था कि हाँ, आपको उन्होंने सपोर्ट दी। लेकिन इंदिरा गांधी का जो प्लान था, और जिस अंदाज से उन्होंने अपने मिलिट्री लीडरशिप को, मानेक शाह को टास्क किया, और मानेक शाह ने जिस अंदाज से तैयारी की ईस्ट पाकिस्तान का, वो सब कुछ बिल्कुल आपके सामने। और उसमें कोई कहीं पर कोई आपको फ्लॉ नजर नहीं आता। अमेरिकन का जहां तक सवाल है, अमेरिकन ने दे डेंट वांट, निक्सन साहब की उन्होंने कहा कि हम अपनी सेवंथ फ्लीट जो है वो हम बे ऑफ बंगाल में भेजेंगे ताकि आपको इस अटैक से में सपोर्ट किया जाए। लेकिन हम वो इंतजारी में रहे, कोई सेवंथ फ्लीट नहीं आई। और रिजल्ट वाज कि जो भी आपके अपने एसेट्स थे, जैसे आपने को मैंने बताया था कि आपकी अपनी सबमरीन गाजी जो थी वो वहां पर ऑपरेट कर रही थी, उसने वाइजैक के बाहर अपने माइन लेइंग की, उसके बाद वो प्रेजेंट थे। तो विद रिजल्ट की उनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर था और जो उनके नेवल एसेट्स थे, वो इस खुले अंदाज से आपको ईस्ट पाकिस्तान में नजर नहीं आते ऑपरेट करते हुए। उनका जो प्लान था कि कॉक्सेस बाजार के ऊपर लैंडिंग करेंगे और वहां से फिर आपकी फोर्स ज्वाइन करेगी, लेकिन वो एयरक्राफ्ट कैरियर नजदीक नहीं आया। फिर भी ये था स्टेइंग एट अ डिस्टेंस। उनके एयरक्राफ्ट ने जरूर अटैक्स किए हमारे गन बोट्स पर और जगहों पर, लेकिन उस वो फ्रीडम ऑफ एक्शन उनके पास नहीं था, बिकॉज दे वर फियरिंग कि हमारी सबमरीन वहां मौजूद है। लेकिन अमेरिकन ने आपको कोई सपोर्ट नहीं किया। और ये मैं अपने वेरियस प्रोग्राम में ये कहता रहूं कि जैसा कि हेनरी किसिंजर ने कहा है कि इट इज डेंजरस टू बी एनिमी विद अमेरिका, बट इट इज फेटल टू बी फ्रेंडली विद अमेरिका। ये किसिंजर की सेइंग है उसकी किताब में, कि अगर आप उनके दोस्त हैं तो आपके लिए
फेटल हो जाता है वो। यहाँ पे फिर सर मैं वही सवाल रखूंगा कि 71 के वाक़े के बाद, जंग के बाद, जब कोई हमारी मदद के लिए नहीं आया, आपने बताया कि इंडोनेशिया ने कुछ एसेट्स भेजे, सऊदी अरब ने कुछ गन बोट्स भेजी, तो सर हमारी मेंटेलिटी जो एक थॉट प्रोसेस था, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जो नेवी की थी, उसके ऊपर क्या असरात हुआ, और क्या वो नए कॉन्सेप्ट्स हमने डेवलप किए कि अगर खुदा ना खास्ता दोबारा किसी जंग की तरफ हम जाते हैं तो हमें उन हालात से ना गुजरना पड़े जो 71 के अंदर गुजरे। तो सर उस हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूंगा बहुत कि ही फाइनल चेंजेस क्या आई और वेपन जो एक्वायर किए गए उनके पीछे क्या लॉजिक थी। बहुत ही सही सवाल किया आपने। 71 वॉर में जिस चीज की शिद्दत से हमें समंदर पे कमी महसूस हुई वो ये था, अर्ली वार्निंग सिस्टम हमारे पास नहीं था। आपके जहाज़ों के अपने जो रेडार्स थे वो, जाहिर बात है जब आप वेरियस स्टेजेस में रेडियो साइलेंस है या आप ट्रांसमिट नहीं कर रहे, तो आपके पास शोर रेडार्स जैसे कि सीवर्ड लुकिंग रेडार्स, लो लेवल एंड हाई लेवल रेडार आपके पास नहीं थे। एयरफोर्स ने उनकी अपनी जो प्रायोरिटी थी उनके वेपन सिस्टम की और सपोर्ट की, उसमें सीवर्ड लुकिंग रेडार नहीं थे। 71 वॉर में वी डिड नॉट हैव, विद रिजल्ट कि हमने पहली चीज जो जो एक्वायर की 71 वॉर के नतीजे में, वो ये था अपने अटलांटिक एयरक्राफ्ट जो आपके समंदर को सर्वेलेंस करे और आपको इन टाइम थ्रेट डेवलपमेंट जो हो रही है उसको आपको आगाह करे। बिकॉज हम लोग ब्लाइंड थे, वी डिड नॉट नो। सो औसा की अटैक जब आए, वी डिड नॉट हैव एनी अर्ली वार्निंग बिकॉज देयर वाज नो सिस्टम दैट वाज अवेलेबल फ्रॉम द एयरफोर्स। तो विद द रिजल्ट कि जब ये आप 71 के बाद जो मेजर एक्विजिशन आती है वो सीकिंग हेलीकॉप्टर्स है और एटलांटिक एयरक्राफ्ट है। तो सीकिंग का था एंटी सबमरीन एंड एंटी सरफेस दोनों थे, मिसाइल भी मौजूद थे, टॉर्पीडोज भी थे, वी कुड स्विच रोल्स जिस डिपेंडिंग ऑन की कौन सा थ्रेट है। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी वो अर्ली वार्निंग थी फ्रॉम एटलांटिक एयरक्राफ्ट कि वो समंदर के ऊपर आपको नजर रखे और आपको थ्रेट आते हुए, क्योंकि समंदर एक ऐसी जगह है जहाँ पर अगर आपके थ्रेट डेवलप हो रहे हैं और आपके पास सर्वेलेंस है तो आपको बड़ी अर्ली वार्निंग मिल जाती है एंड यू आर रेडी टू फेस द थिंग। तो ये दो चीजें थी। उसके बाद आप जब ये एक्विजिशन हो गई तो देन वी सी दैट वी गो इनटू मिसाइल एज। आपके ऑलरेडी एक्सोसेट मिसाइल लगे हुए थे उस पर स्टीकिंग हेलीकॉप्टर्स पे, फिर आपने मॉडिफाई किया, अटलांटिक एयरक्राफ्ट को भी आपने कैपेबिलिटी दी ताकि आप दूर तक जाके मिसाइल मार के आपके थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। उसके साथ साथ एयरफोर्स ने भी एक जहाज, जो मैं कहूँगा बिकॉज दैट वाज ओनली वन एयरक्राफ्ट जिस पर उन्होंने AM-39 मिसाइल लगाया था, दैट वाज अवेलेबल, दैट वाज टू बी मेड अवेलेबल एज एंड व्हेन जब रिक्वायर होता। तो ये एक मेजर डेवलपमेंट हुई जो 71 के बाद आप देखते हैं। सब्सिक्वेंटली एज वी गो अलोंग आप देखते हैं कि सरफेस हमारी फ्लीट जो थी, सबसे जो कमजोर लिंक था सरफेस का, उसको आपने रिवैम्प किया। कुछ अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स आपने पुराने लिए, बट मेजर चीज जो हुई वो चाइनीज के साथ आपने कोलैबोरेशन किया और चाइनीज ने फिर आपको नेवल शिप्स दिए। खासतौर पे पहला जो जहाज था वो PNS नसर था जो टैंकर था एंड ऑल्सो हेलीकॉप्टर कैरियर दोनों रोल में था, वो आया। उसके बाद फिर अभी रिसेंटली इन द लास्ट 3 to 5 years आप देख रहे हैं कि मुसलसल सरफेस शिप्स आ रहे हैं, जिसकी दागवेल डाली थी एडमिरल शाहिद करीमुल्लाह जो कि नेवल चीफ थे, उन्होंने इस चीज को पाए तकमील तक पहुंचाया और चाइनीज के साथ वो एग्रीमेंट्स किए जिसमें आग डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और कॉर्वेट्स का एक मुसलसल सिलसिला है जो अभी तक आ रहा है। अभी लेटेस्ट आपको टर्की से एक जहाज मिला है, PNS हुनैन, उससे पहले PNS बाबर भी आया। तो इन सब शिप्स आने के बाद ऑल ऑफ देम आर इक्विप्ड विद सरफेस टू सरफेस मिसाइल एंड सरफेस टू एयर मिसाइल। कुछ उनमें से मिसाइल है जो आपने खुद प्रोड्यूस किए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आपको वो उन मिसाइलों के नाम बता दूं जो अब सरफेस शिप पे अवेलेबल हैं और जिसकी बिना पर अब आपकी मैरीटाइम जो डिफेंस है वो काफी हद तक मजबूत हो गई है। एंड यू आर नाउ इन दैट मोड जिसे आप कहेंगे कि सी डिनाइल। सी डिनाइल स्ट्रेटजी वो होती है जो कि
आपके मर्जी के मुताबिक व्हेन यू नीड दैट एरिया फॉर योर ऑपरेशंस या सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को ओपन करने के लिए, तो यू ब्रिंग इन योर एसेट्स एंड यू डिनाई द एनिमी दैट एरिया। जब आप वो एनिमी को एरिया डिनाई करते हैं, दैट इज द सी डिनाइल, एंड यू एंश्योर कि आपकी अपनी जो ऑपरेशंस हैं उनको पर कोई रुकावट ना पैदा हो। So we are at the moment, alhamdulillah, very self-sufficient in terms of ensuring that आपकी जो सी lanes of communication है वो आपके लिए available हो और सीवर डिफेंस आपका मजबूत है। एंड most of all, ये बिलाल ये नोट करें, submarines have been given the second strike capability, nuclear second strike capability आपके पास है। तो सबमरीन्स को अभी ये देने के बाद, डिस्पाइट द फैक्ट कि इन टर्म्स ऑफ नंबर्स आपके पूरे उतने मैच नहीं करते, बट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी टू डिटर द अटैक एंड टू कैरी द वॉर इनटू द एनिमी वाटर्स, आपके पास बड़ा बेहतर साजो सामान मौजूद है। और इसमें क्रेडिट जाता है जो आपकी नेवल लीडरशिप है कि उनकी पूरी टीम को, कि जब से वो आई वुड से इवन 47 में जो लीडरशिप थी और अब तक, उन चूंकि जैसे कहते हैं आपके पास पैसे कम थे तो आपको अपना मिशन अकम्प्लिश करने के लिए जो बेहतरीन इक्विपमेंट साजो सामान चाहिए होता उसी को आपने सेलेक्ट किया, और उसके जरिए ही आप बकौल आपके कि हम अपने सलाहियतों को बरगुए कार लाते हुए उस चीज को हासिल कर सके जो कि आप सीवर डिफेंस कहते हैं। और अब माशाल्लाह से एट दिस प्रेजेंट स्टेज वी आर हैविंग सर्वेलेंस का भी बड़ी स्ट्रांग प्रेजेंस हमारे पास है, एयर सर्वेलेंस भी है, और जो आपकी सरफेस मिसाइल है वो भी मौजूद है, सरफेस टू एयर भी है। तो वी आर माशाल्लाह इन अ वेरी कंफर्टेबल जोन इन केस देयर इज कोई मिस एडवेंचरिज्म। और अभी आपने देखा भी होगा, जब भी उनकी सबमरीन हमारे वाटर्स में आती है, जब भी उनके कोई जहाज इधर आते हैं, तो आपके पास immediately you react to that and you have the ability to take on whatever kind of threat जो भी आपका आ रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नेवी इज इन अ वेरी गुड शेप। सर बेशक सर आखिरी सवाल की तरफ आऊंगा। 71 की वॉर हो गई, हम सर्वेलेंस की तरफ भी आ गए, जो कमियां थी हमारी नेवी ने, हमारे डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट ने उनको स्टडी किया और हम अब डेवलपमेंट की तरफ आ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता पॉलिसी आ रही है, जैसे कि आपने बताया कि सी डिनाइल की तरफ हम आए, जिसे हम अचीव भी अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं। और री स्ट्राइक आपने कहा कि डेटरेंस भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि डेटरेंस कंप्लीट होता ही री स्ट्राइक के साथ। सर अब मेरा सवाल ये है कि 71 की वॉर के बाद पाकिस्तान जो है वो जख्मी है, लेकिन 8 साल के बाद सोवियत इंटरवेंशन हो जाती है अफगानिस्तान में, और वही सोवियत यूनियन है जिसने 71 के अंदर एक कलीदी किरदार अदा किया हमें नुकसान पहुंचाने में। सर इन हालात के अंदर कि सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में आ चुका है, हमारे लिए एक तो अब लैंड साइड से भी थ्रेट्स जो हैं अफगानिस्तान की तरफ से भी शुरू हो चुका है, और सी के अंदर भी, क्योंकि उस वक्त बायपोलैरिटी चल रही है, अमेरिका जहाँ पे है वहां पे जो है रशिया भी आ रहा है, और रशिया करीब भी है इंडिया के। तो सर हमारी क्या सोच थी उस जमाने में 79 के अंदर पाकिस्तान नेवी की, और क्या उनके कॉन्सेप्ट्स थे कि अगर मामलात एस्केलेट होते हैं और रशिया समंदर की तरफ से भी अपनी वो जो एक हजीमत या एक शर्मिंदगी अफगानिस्तान के अंदर वो उठा रहा है, उसके लिए वो इस साइड से भी इंडिया के साथ मिलकर करता है, हमारे ऊपर प्रेशर डालता है। तो क्या हमारे कॉन्सेप्ट से जिनसे हमारी प्लानिंग थी कि हम उसे रोकें, और ना सिर्फ रोकें बल्कि उसको नुकसान भी पहुंचा सकें? देखिए, जहाँ तक सोवियत यूनियन का सवाल है, बिफोर वो उसके ब्रेकअप से पहले अरेबियन सी में, नॉर्थ अरेबियन सी में खास करके हमारे अलोंग द मकरान कोस्ट, उनके बहुत बड़े बड़े फिशिंग ट्रॉलर्स जो यहाँ पर नजर आते थे। और आई वॉज एट दैट टाइम 72 और 74 के दौरान गनबोट की कमांड में था, तो हम लोग उसकी पेट्रोलिंग कर रहे होते थे, बिकॉज ये खबरें आ रही थी कि ये ट्रॉलर्स जो है दे आर इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ मिसक्रिएंट एक्टिविटीज, जो कि रात को दिन में आपके फिशिंग ट्रॉलर करते हैं, रात में कुछ साजो सामान। उन दिनों बलूचिस्तान में एक इंसर्जेंसी भी चल रही थी, तो ये एक उस वॉर का फॉलो आउट नजर आता है कि रशियंस ने उस चीज को आपके खिलाफ इस्तेमाल किया, और
हम लोग उसको गन बोट के जरिए और दूसरे सर्वेलेंस के जरिए हम उसको रोकते रहे। लेकिन इवेंचुअली जो अफगानिस्तान में उनकी मौजूदगी थी वो उनके लिए ही एक लम्हे फिक्रिया बन गई, बिकॉज दे कुड नॉट सस्टेन। अफगानिस्तान की जो हिस्ट्री है उसको अगर जिन्होंने पढ़ा है तो दे नो इट कि ये वो इलाका है जिसपे गोरों ने भी कभी काबू नहीं कर पाए, उन सारी उन्होंने कॉलोनियलाइज कर लिया, लेकिन ये इलाका कॉलोनी नहीं बना, विद द रिजल्ट कि दे कंटिन्यूड फाइटिंग एंड इवेंचुअली दे लॉस्ट not only they had to go back, but again they had to suffer the breakup of Soviet Union, और वो फिर सारी आपकी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स आज़ाद हो गई। तो ये उनका एक तरह का खमियाजा उन्होंने भुगता फॉर कमिंग इनटू अफगानिस्तान एंड देन लूजिंग, बिकॉज ये बहुत आइडियल अपॉर्चुनिटी मिली अमेरिका को कि आपके जरिए उन्होंने इस मिस एडवेंचरिज्म को पूरे अपने बाय तकमील तक पहुंचाया और सोवियत यूनियन को तोड़ने में कामयाब हुए। सर नेवी की क्या कॉन्सेप्ट है आपकी? क्विक जो है ना सर कमेंट चाहिए है कि पाकिस्तान नेवी किस तरीके से देख रही थी सोवियत इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान, और क्या उनकी सोच थी और तैयारी क्या थी कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट करता है और पाकिस्तान के अंदर सोवियत यूनियन लाना चाहते हैं तो हम उसे किस तरह रोकेंगे? मेन बैटल तो आपकी जो लैंड थी और एयर सर्वेलेंस और एयर वॉरफेयर चल रही थी, लेकिन ये इट वुड हैव बीन अ मेजर कैटास्ट्रोफी अगर वो अपना रशियन फ्लीट यहाँ लाते और यहाँ से फिर सीवर्ड से आपको प्रेशराइज करते और अफगानिस्तान की तरफ जाते। बट उसके लिए द प्रॉब्लम वाज कि ये इस तरह कर नहीं पाते क्योंकि अमेरिकन ने इनको घेरा हुआ था और अमेरिकन डेफिनेटली डिड नॉट एब्सोल्युटली रेडी कि अगर वो अपने नेवल एसेट्स अरेबियन सी में लेके आते हैं तो इट वुड बी अ बिग कॉन्फ्रंटेशन एट दैट टाइम। अगेन इन टर्म्स ऑफ आपकी स्ट्रेंथ जो थी नेवी की हमारी, वो उनके मुकाबले में कुछ नहीं थी, बट देन वी वर ऑल द टाइम कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि ये अगर होता है तो देन वी विल बी एबल टू गेट द सपोर्ट ऑफ द अमेरिकन टू रिपेल दिस अटैक अगर वो समंदर की तरफ से अटैक करते हैं और ऊपर जाते हैं अफगानिस्तान की तरफ। तो लेकिन वो हुआ नहीं, उससे पहले ही वो अफगानिस्तान की वॉर उनके हाथ से निकल रही थी। दे कुड नॉट सस्टेन दैट, उनकी इकोनॉमी बैठ रही थी एंड द रिजल्ट वाज कि दे एंडेड अप लूजिंग सोवियत यूनियन और वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में तब्दील हो गए। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाजरीन नेक्स्ट जो हमारी एपिसोड होगी उसमें हम 79 से लेके फॉल ऑफ रशिया सोवियत यूनियन तक हम बात करेंगे कि इस अरसे में क्या हुआ, क्योंकि ये हमारी तारीख का एक बहुत अहम जो है हिस्सा है। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और सर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Support Strategic Analysis Group by subscribing the channel and liking the videos